रहे होंगे और देखने वाली बात आज कुछ भी नहीं है। नंबर 1 एग्जाम हो गए सबके, अगर किसी का कोर्स में इशू है तो बता दें, क्योंकि कुछ क्यूरीज चल रही थी कि सर हमारा एग्जाम नहीं हो पाया, रीजन इज वट कोई भी हो सकती है। तो उम्मीद है आप में से तो कोई शामिल नहीं होगा, ऐसा ही है। क्यों रहता है वो? फिर रहता ना हुआ वो फिर बताऊंगा ही। अकाउंट याद ही है जो हम लास्ट यूज कर रहे थे? यही था ना, 5 स्टार ISP@hotmail.com। ओके। इसके ऊपर हमारी सब्सक्रिप्शन डिसेबल थी लास्ट टाइम, हम इसमें एक और ऐड करते हैं। लास्ट हमने एक वर्चुअल मशीन को एक फायरवॉल के आईपी से कनेक्ट कर लिया था कि हमारी अगर एक वीएम एक्सेस करनी है, एक पब्लिक आईपी चाहिए, 2 वीएम्स करनी है तो 2 पब्लिक आईपी चाहिए। लेकिन हम प्लान कर रहे थे कि हमें पब्लिक आईपी एक से ही 2 वीएम्स लेकिन हो आरडीपी, बैस्टियन ना हो, तो भी हमने उसके ऊपर प्लान किया। तो बस एक और नई सब्सक्रिप्शन हम ऐड करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ऐड करने का पोर्टल हम जानते हैं था Microsoft Azure Pass.com। थर्ड करने जा रहे हैं ना अब हम, तीसरी, 2 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इस क्लास का बजट बहुत ऊपर चला गया एक्सपेक्टेशन से। सो क्या था कि हमारे पास उसी सब्सक्रिप्शन में मैं ऐड करने जा रहा हूँ, Microsoft Azure पास में। फाइव स्टार ओके।
ओके, तो सब्सक्रिप्शन हमारी ऐड होगी। पहला पॉइंट कि हमने फायरवॉल ऐड की, एक कहते हैं इसके ऊपर तो ऑलरेडी एक एक्टिव है, इधर तो नहीं कह रहा, इधर तो डीएक्टिवेटेड आ रही है। ओके, नहीं आज लगता है माइक्रोसॉफ्ट की अपनी तबीयत डिसेबल्ड है। ऑल टाइप में जाएं, कोई ईमेल किसी का है तो वो यूज करवा लें, हम उसी पे आज स्पॉन्सरशिप ऐड कर लेते हैं। किसमें? नहीं वो नहीं आउटलुक की, दें अगर आईडी है तो बताएं, नहीं तो मैं तो और ढूंढने लगा था एक AHMAD जी AWAM बताएं। लगा दूं टाइप कर दूं। नहीं ये तुम क्लास है पहले क्यों नहीं चलाते? अब मैं इधर खड़ा हूँ कैसे और बोलूंगा कैसे और पढ़ाऊंगा कैसे, ये भी जरा मुझे समझा दो। ईमेल चेंज करना, हाँ हाँ इधर भी लिखना था। इंजीनियर साहब, पहले इंजीनियर कहने से आया था, मैंने दूसरी लिखा है। डन है।
खाली ईमेल कहाँ लिखा हुआ है? के लिए वैलिड 30 days, $100 30 days. बस ये लास्ट वन अकाउंट है, बट इसकी एक्सेस में भी सबके लिए ना हो, क्योंकि आपको पहले बताए थे सारे, जारी बात है वो इसी पर्पस के लिए ही थे कि आप उसके ऊपर अपनी पूरी लैब कर लें। डन जी। एक छोटा सा सिनेरियो बनाता हूं पहले कि हम अभी उसी लैब का पर्पस ये हमने यहाँ एक पोर्टल से आते हुए एक वीएम बना ली, उस वीएम को इसके अपने पब्लिक आईपी से एक्सेस किया, तो हमें इसका पब्लिक आईपी ले लिया और वीएम बना के यूज कर ली। लेकिन अब जब मैं बाहर से आना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं मैं इसके थ्रू जो फायरवॉल का पब्लिक आईपी आया उससे एक वीएम को प्राइवेट आईपी से और दूसरी वीएम को प्राइवेट आईपी से एक्सेस करेंगे। लेकिन बाहर से कैसे होगी कि 2 या 4 वीएम, वो ये है कि इसके ऊपर पोर्ट रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल पोर्ट कौन सी थी पहले, 389, ये इसकी डिफॉल्ट रिमोट की पोर्ट है। इस पब्लिक आईपी फायरवॉल एमएसटीएसई यानी रिमोट डेस्कटॉप में जा वीएम जो हमने फायरवॉल के अंदर बताया था कि फायरवॉल के इस पब्लिक आईपी पे आने वाली ट्रैफिक कहां भेज दो, इस प्राइवेट आईपी पे भेज दो। ये होगी एक, हमने फायरवॉल का रूल बनाया था, शायद याद होगा, रूल में लिखा था कि फायरवॉल का पब्लिक आईपी उसके ऊपर ट्रैफिक 10.0.4 में ये प्राइवेट आईपी था और इसकी 3389 पोर्ट पे भेज दिया। तो ये होगी हमारी पहली वीएम की। दूसरी लानी है तो फायरवॉल के पब्लिक आईपी पे कहेंगे कि ये ट्रैफिक फॉरवर्ड हो 10.0.0.5 के ऊपर, लेकिन जब हम पब्लिक आईपी लिखेंगे तो उसके साथ पोर्ट चेंज लिखेंगे, 3389 नहीं लिखेंगे, वो पहले ही मेंशन है
कि बाहर से पोर्ट नंबर लिखेंगे 3390, लेट से चेंज कर लिया ना 89 के बजाय, लेकिन जब इस प्राइवेट पे जाए तो इस प्राइवेट की किस पोर्ट पे रिसीव हो जाए, 3389 पे, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट 3389 है। तो हम ये लिखेंगे, वो इसमें ले जाएगा। तो एक लफ्ज यहां पे बता दूं, पहले सिर्फ आईपी ट्रांसलेट हो रहा था, अब क्या ट्रांसलेट हो रही है साथ में, पोर्ट नंबर भी, जिसे पैट हम नॉर्मली कहते हैं। कि पहले आईपी ट्रांसलेट होके नेट हो रहा था, अब पोर्ट ट्रांसलेट होके पैट हो रही है। तो आईपी और पोर्ट दोनों चीजें ही हमारी ट्रांसलेट होंगी। फिर आपके कितने क्लाइंट है, पीसी हैं जिनको एक्सेस करना है, 50, तो आप 50 पोर्ट नंबर ही ढूंढ लें, 50 पोर्ट हैं उसके ऊपर फॉरवर्ड कर दें। पोर्ट नंबर हमारे पास जितने फ्री पड़े हैं हम कोई भी उनमें से यूज कर सकते हैं, जितने हमारे पास फ्री होंगे। तो सब्सक्रिप्शन हमारी एक्टिवेट हो गई। होने के बाद पहली वीएम एक बनाते हैं, फिर एक और बनाते हैं, दोनों के दरमियान करते हैं हम उन दोनों की कोलैबोरेशन आपस में। पेयरिंग कर चुके, याद होगी। Class is the username, password is capital ALLAH at 786786786। ये ले जी, हमने एक वीएम बना ली। बस बाकी दरमियान के सारे फॉर्म्स हमने देख लिए हुए हैं, व्हाटएवर उसको जो भी चाहिए होता है वो हम देख के चलते हैं। जी लास्ट क्लास है, गनी भाई ने क्या किया था, व्हाट्सएप किया था, करेक्ट पासवर्ड सेंड हो गया था। मुबीन साहब अगर हो गया तो हो जाएगा पेपर बूस्ट। सर कुछ स्टूडेंट ने लास्ट टाइम फी नहीं सबमिट की थी और ना ही एग्जाम दिया था, क्या कोई चांस है वो अगली बार दे दे? हाँ जी, अगली बार, अभी ये अगली बार ही है, और ये अगली बार है सिर्फ 8000 में। अभी जो अगली बार अब शुरू हुई है इसमें पेपर 8000 का है, और इससे जो अगली बार आएगी वो अगली बार की फिर एक नई प्राइस आएगी, वो देखेंगे तब क्या आती है। अभी जो, यानी ये भी उसका तो टाइम हमें भी पता था कि 28 सितंबर लास्ट है, अब हमें इसका टाइम नहीं पता तो कि भी अब अगली डेट क्या होगी। लेकिन ये है कि अब जब तक ये है 8000 में ही होगी, अगली बार फिर अगली बार पे ही होगी। जी आप रीएडमिशन जब अभी करवा लें, अभी बता दें, अभी भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। बट थोड़ा सा अमाउंट के अंदर चेंज है, क्योंकि अमाउंट का जो पैकेज था वो चेंज हो गया हुआ है। तो ये भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल के पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी ये पैकेज होगा। ये भी हम आपको जब इनरोल करेंगे तो आपको मेल आएगी कि आपका पेपर साउथ अफ्रीका में बुक हो गया, जाए जाके दे दें। तो जब वहाँ बुक हो जाएगा फिर हम उसको रीशेड्यूल करेंगे पाकिस्तान में, क्या वो आके इधर दे दो। क्योंकि अभी जो अकेडमी जिसको डिस्काउंट मिल रहा है वो सिर्फ एक साउथ अफ्रीका की वैलिड है, और किसी की भी वैलिड नहीं है। कोई बात नहीं, आपको कौन सा वहां जाना पड़ेगा, आप यहीं बैठे पेपर दे दें। क्या हुआ सर, साउथ अफ्रीका का वीजा नहीं चाहिए?
बड़ा साउथ अफ्रीका जगह क्यों नहीं है? जी सऊदी जहां होंगे वहीं पे ही हो जाएगा। 8,000 होगी जी, 8,000 फीस होगी खान साहब, 8,000 होगी। और जहां भी देना चाहेंगे वहां पे पेपर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन दें, टेस्ट सेंटर में दें, जहां भी देंगे हो जाएगा पेपर। मतलब अगर आप में से जैसे सऊदीया में भाई हैं, तो लास्ट जो पैकेज था वो पाकिस्तान के लिए था, तो हमने कहा था कि आप पेपर पाकिस्तान में ही देंगे। अब अगर आप सऊदीया में, तो आप पेपर ऑनलाइन देने की बजाय टेस्ट सेंटर भी बताएंगे, हम आपका आपके किसी टेस्ट सेंटर में बुक कर देंगे वहां सऊदीया में जहां भी होंगे, तो वहां भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। और सबसे आसान ऑप्शन तो साउथ अफ्रीका है ये, उसका वीजा फ्री है, हमें लेना नहीं पड़ता। पहली वीएम डिप्लॉय हो गई, एक और करते हैं। क्रिएट, इसी पहले वाले रिसोर्स ग्रुप में VM2, इसका यूजर नेम रख देते हैं लैब। तो ये भी हम रिव्यू क्रिएट करते हैं, ऑलमोस्ट पहले वाली भी कंप्लीट होने ही वाली है। तो ये हमारी दोनों VMs होगी। और डेफिनेटली हमें साथ में अब चाहिए फायरवॉल। फायरवॉल बना लेते हैं, जितनी देर में हमारे ये दोनों सेटअप क्रिएट, हम उतनी देर में एक फायरवॉल भी बनाते हैं। होम वर्चुअल नेटवर्क, ये हमारे पास, इसकी बनाते हैं फायरवॉल। फायरवॉल 1 पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी 1, एग्जिस्टिंग नेटवर्क फॉर VM नेटवर्क यूज करना है। तो ये एक इसमें पहले भी आया था हमें ऑप्शन, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्या चाहिए होता है, एक एज्योर फायरवॉल सबनेट। So let's create a new namespace 192.1.0.0/24. ये सब हम बना चुके हुए हैं, आपका एक क्विकली गो थ्रू भी हो रहा है और हमारी अगली एक लैब भी बन रही है। एज्योर फायरवॉल सबनेट।
गेम फायरवॉल, क्रिएट, स्पॉन्सरशिप, firewall public IP1 and review and create। लेकिन सेटअप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है सिर्फ लिंक। किस तरह से इसके साथ लिंक होगा कि हमारी उन्हीं वीएम्स को जो कि मल्टीपल में भी उनके कोई भी पब्लिक आईपी आए होंगे उनसे एक्सेस नहीं होंगी, बल्कि हमारे इसके पब्लिक आईपी से ही एक्सेस होगी। कैसे करेंगे? दोनों वीएम्स हमारी क्रिएट हो गई हैं और एक बार हम इनको पहले डायरेक्ट आरडीपी करते हैं। इनके पब्लिक आईपी 2023216458, ये इसका पब्लिक आईपी है। MSTSC, ये इसका पब्लिक आईपी 16458। इसका रखा था क्लास, ये भी हम इसके अपने डिफॉल्ट पब्लिक आईपी से आई। अभी डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। ये 203223216458 क्लास वाले यूजर की वीएम ऑन हो गई। और इसके ऊपर हम लिखते हैं एक कोई भी निशानी के लिए, क्या वैसे भी यूजर ने मिलादा ही रखे, पता है कि एक का नाम क्लास था। ये दूसरी वीएम भी ऑन हुई। दूसरी वीएम पे चलते हैं। ये इसका पब्लिक आईपी है 9777। इसको भी किया कॉपी, 9777 को भी कनेक्ट किया और इसका नाम है लैब। और ये भी कनेक्ट होगी। तो दोनों वीएम्स हमारी अपने अपने आईपी एड्रेस से, ये 6458 और ये 9777, ये लैब वाली 9777 हो गया। फायरवॉल क्रिएट हो रही है, उसमें पॉलिसी और उसका पब्लिक आईपी दो चीजें साथ क्रिएट हो रही हैं। वन जीबी रैम दी है ना, तो मैं भी बहुत आराम से ही जाके वो ऑन कर रही हैं दोनों वीएम्स की। और ये हम आ गए अब अपनी फायरवॉल के अंदर। फायरवॉल की आ गए पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी में जब आते हैं तो कहता है कि आप इस पॉलिसी के अंदर अब बनाएं रूल्स। तो हम पहला रूल बनाएंगे, ठीक है, ब्लॉक वाला हमने बना लिया, उसका मतलब सारी ट्रैफिक ब्लॉक। अब हम उस ब्लॉक वाले पे जाएं या ना जाएं डजंट मैटर, बट अब हम जाते हैं कि हमने वीएम को एक्सेस कैसे करना है। डीनेट का रूल बनाया था ना हमने वीएम्स के लिए, तो हम बनाते हैं अब डीनेट का रूल। डीनेट के रूल में मैंने पहली वीएम जो एक्सेस करनी है वो कौन सी करनी है? क्लास वाली, नाम रख दिया क्लास, याद रहे। वैल्यू 65,000 रख दी।
जी डिफॉल्ट डीनेट का रूल यूज करना है, नेम VM1 कनेक्ट करनी है, सोर्स आईपी एड्रेस आईपी ही होगा, लेकिन सोर्स क्या है हमारा, एनी, कोई भी आईपी है। प्रोटोकॉल क्योंकि आरडीपी करना है तो उसके लिए यूडीपी मस्ट है, टीसीपी क्योंकि कनेक्टिविटी करनी है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगी, 3389, और किस डेस्टिनेशन आईपी पे उसने मेंशन करवाया है कि आप कौन सा आईपी बताएंगे, यहाँ पे फायरवॉल का आईपी बताएंगे। तो फायरवॉल का आईपी क्या है, तो हम आते हैं एक सेकंड के लिए अपनी फायरवॉल के ऊपर और फायरवॉल का आईपी लेते हैं। यहाँ से हमारी फायरवॉल का आईपी है हमारी फायरवॉल का पब्लिक आईपी है दिस वन 832, कॉपी, और इधर हमने फायरवॉल का आईपी लिख दिया कि फायरवॉल तक इस पोर्ट नंबर पे हम रीच करेंगे तो वो कहां लेके जाएगा, हमें ट्रांसलेट आईपी में करेगा, कौन से में, पहली VM1 का प्राइवेट आईपी क्या है, मैं VMs में आता हूं, VMs के अंदर ये दो VMs है हमारी, VM1 के ऊपर आके इसका प्राइवेट आईपी देखता हूं तो इसका प्राइवेट आईपी पता चला कि हमारा इसका प्राइवेट आईपी है दिस नेटवर्क 10.0.0.4। तो हमने टाइप किया 10.0.0.4 और पोर्ट नंबर इस 4 की कौन सी होगी, 3389। और अगर मैं इस रूल को कर देता हूं सेव, क्या चीज एक मिसिंग है, कोई आ रही है नजर, ये इसमें स्पेस है, ये नहीं होनी चाहिए, गुड आ गया, ऐड। तो पहली VM अब हमारी जाएगी इस पब्लिक आईपी से, मैं रिपीट करके दिखाता हूं, VM को कनेक्ट किया था उसके पब्लिक आईपी से क्लास को, क्लास की VM ऑन हो गई, लेकिन ये किससे आई है, 6458 से। अब मैं इसको जाके एक्सेस करता हूँ फायरवॉल के पब्लिक आईपी से। ये मैंने इसके ऊपर एहतियातन, यानी ये देखने के लिए कि हम किस VM पे हैं, इस पे VM नाम रखा VM1 0.4, यही वाली है ना, और यहां से डिस्कनेक्ट कर दी। डिस्कनेक्ट करने के बाद चेक करता हूं पब्लिक आईपी से एक्सेस करके कि पब्लिक आईपी से ये एक्सेस हो रही है। पब्लिक आईपी फायरवॉल का कौन सा था, फायरवॉल का 20.115.8.32, ये फायरवॉल का पब्लिक आईपी। से 20.115.8.32। उस दिन भी डायरेक्टली गालिबन पहली दफा नहीं हुई थी, एक पोर्ट फॉरवर्डिंग एक्टिव होने के बाद हुई थी। तो इसको होने देते हैं, एक्टिवेट होने देते हैं, ताकि वो पोर्ट फॉरवर्डिंग पे एक्चुअल में पहुंच जाए, और उतनी देर में हम दूसरी VM की एंट्री करते हैं। फायरवॉल के अंदर दूसरी VM की एंट्री कुछ यूं होगी लैब के लिए, ये दूसरी है, इसके लिए जो एंट्री करनी है हमने, नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट ही इनेबल्ड है, तो पब्लिक आईपी पहले से एक्सेस हुई है।
तो इसको एक्टिव होने तक हम दूसरा रूल ऐड करते हैं, लेकिन ये वाला रूल ऐड होके काम गया, नजर आ नहीं रहा। रिफ्रेश, अपडेट हो जाए। डीनेट रूल नहीं बन गया। ओके 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 है 10.0.0.4 ठीक है। VM2 का भी हम जरा प्राइवेट आईपी देख लें। वर्चुअल मशीन्स VM2 का आईपी है 10.0.0.5। फार्मवॉल में वापस आए, ऐड न्यू रूल किया और कहते हैं VM2 के लिए लैब थी, लैब के लिए न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी दे दी, VM2 और सोर्स एनी प्रोटोकॉल कोई भी। अब यहाँ पे हम पोर्ट चेंज करेंगे 3390, कोई ऐसी रखेंगे जो मेरे दोनों नेटवर्क्स में पहले ऑक्युपाइड ना हो, क्योंकि अगर ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो वो यहाँ नहीं जाने देगा। डेस्टिनेशन फायरवॉल का आईपी यही था 20.115, ओके। आईपी एड्रेस में जाना है। डेस्टिनेशन पीसी जिसको एक्सेस करना है इज 10.0.0.5 और उसकी पोर्ट नंबर कौन सी में ट्रांसलेट करना है, 89 में के 90 से 89 में ही चले जाओ। ले जी, बस ये एक वर्ड चेंज हुआ है कि हमने डेस्टिनेशन में एक पोर्ट नंबर चेंज किया। अब एक्सेस करते वक्त थोड़ा चेंज लाएंगे। एक्सेस करते वक्त चेंज क्या लाएंगे कि जब पहली में वीएम को कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली लिखेंगे आईपी, और जब दूसरी वीएम को एक्सेस करना है तो साथ में लिखेंगे आईपी के साथ :3390। बस ये एडिटिंग होगी। अब जब डायरेक्ट आईपी लिखेंगे तो डिफॉल्ट 3389 पोर्ट वाली वीएम एक्सेस होगी, और जब हम लिखेंगे 3390 तो इसका मतलब है कि वो हमारी पोर्ट जो हमने चेंज किया है, जो हमारी तरफ से 3390 है, लेकिन आगे पीसी पे कौन सी है 3389, उसी पे ही कनेक्ट हो जाएगी। ये ले, ये पहली वीएम कौन सी 20.115 वाली कनेक्ट हुई, ये थी क्लास वाली, क्लास ये पहली वीएम क्लास वाली 20.115.8.32 से कनेक्ट हुई, 20.115.8.32 से। पहले हम किसी और से गए थे, इसके अपने पब्लिक आईपी जो भी था पहला, ये हमने ये एक बनाया था इसके ऊपर, ये फायरवॉल का आईपी है। अब दूसरी पे चलते हैं, इसको भी बस उसी की तरह एक आध मिनट में वो क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा, तो ये भी हमारी वहां पे कनेक्ट हो जाएगी। बीस 115.8.32 परफेक्ट। इस तरह हम अनलिमिटेड वीएम्स को प्रोटोकॉल सेम आरडीपी, जो कि हमारी एक खास रिक्वायरमेंट है कि हम बेस्टिन से नहीं जाना चाह रहे। बेस्टिन और इसमें क्या फर्क आ गया, सिर्फ प्रोटोकॉल का। यहाँ आरडीपी है, वहां क्या आया था एसएसएच के, वो ब्राउजर बेस्ड चला गया था ना हमारे पास, तो सिर्फ प्रोटोकॉल का फर्क है बस, बाकी कोई और फर्क नहीं है। ये लें, ये भी कनेक्ट हो गई। इसका यूजर नेम क्या था, लैब लैब
तो ये 9777 से डिस्कनेक्ट हो गई है, क्योंकि ये पहले हमने डायरेक्ट इससे की थी। अब ये भी 20.115.832 इसके डेस्कटॉप पे वो फोल्डर नहीं है जो हमने दूसरी वीएम पे बनाया था, 1 पे 2 पे नहीं बनाया था। और इसका आईपी क्या है 5 10.0.0.5 और पहली वीएम का 10.0.0.4। परफेक्टली हम 2 वीएम पे आए। तीसरी ऐड करेंगे तो एक चेंज रखेंगे। प्राइवेट आईपी इसका क्या हो जाएगा 10.0.0.6, पोर्ट नंबर क्या रखेंगे 3391, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या रखेंगे 3389 और वो भी एक्सेस हो जाएगी। अब हमने जो उनको पब्लिक आईपी दिया वो ना दें, रिमूव कर देते हैं अभी, तो उनके पब्लिक आईपी की कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी रिड्यूस, सिर्फ फायरवॉल के एक पब्लिक आईपी का पे करना होगा। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर और ये 10.0.0.5 20.115.8.32 सेम इसी आईपी पे हमारी दूसरी वीएम भी है, सेम इसी आईपी पे ये दूसरी 20.115.8.32, लेकिन वो है कौन सी वीएम 1.4 वाली, जिसके ऊपर हमने एक फोल्डर बनाया था एहतियातन देखने के लिए। और ये वीएम और वो वीएम दोनों हमारी अलग अलग वीएम है। इवन हमने याद के लिए पहले उसका जो यूजर नेम था वो अलग अलग लिखा था कि टैब एक्सेस करें तो पता चले कि हम किस पे गए हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको एक बेनिफिट फायरवॉल का बताया है। हम जो स्टेरिक लगा के आ रहे हैं वो ना लगाएं, वहां पे चेंज कर दें कि वहां पे कोई फिक्स आईपी स्ट्रेट एक्सेस करे, तो मैं अपना व्हाट इज माय आईपी एड्रेस निकालूंगा वो वहां ऐड कर दूंगा, उससे मेरा वो आईपी फिक्स हो जाए। लेकिन अगर मेरा ही आईपी डायनामिक हुआ तो मुझे हर बार चेंज करना होगा। सो इसलिए वहां पे ऑप्शनल क्या प्रोवाइड कर दी गई है, डायनामिक ऑप्शन, कि आप स्ट्राइक कर दें, आप जिस मर्जी आईपी से चले जाएं, आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, हम जिस मर्जी आईपी से जाए वही हमारा एक्सेस हो जाए। अब हमारे इस पोर्टल के ऊपर और क्या क्या हमारा यूज का है, तो ऑलरेडी जैसे कि इतनी सारी चीजें हम देख चुके हैं कि अंदर ये एसक्यूएल डेटाबेस का भी टैब है। एसक्यूएल डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस के बंदे हैं, आपको डेटाबेस के अंदर काम करना पड़ता है, तो आपको पता है कि एक डेटाबेस फोल्डर होता है और एक सर्वर होता है। डेटाबेस फोल्डर का काम सिर्फ आपको डेटा रखने के लिए जगह देना, ड्राइव देना, और सर्वर का मतलब होता है उसका टाइप के कौन एक्सेस कर पाएगा, कहां रखेगा, ये प्रोटोकॉल के डेटाबेस किसकी एक्सेस में होगी, ये मैनेज करना कि ऑथेंटिकेशन क्या है, ये सब काम सर्वर के थ्रू होंगे। तो हम इस तरह अगर कोई डेटा, मैं कहता हूं आप सब लोग मेरी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर बना के उनकी कोई क्यूरीज, उनकी कोई एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो कहां जानी चाहिए, मेरे एसक्यूएल सर्वर पे जानी चाहिए। वो एसक्यूएल का सर्वर मेरी कंपनी के अंदर ही लगा हुआ, खुदा ना खास्ता क्रैश हो गया तो मेरा तो पूरा प्रोजेक्ट ही गया ना, क्योंकि सारा कुछ उसमें सेव था। तो हम प्लान करते हैं कि क्या रखें उसे क्लाउड पे। अब क्लाउड पे भी दो सर्विसेज हैं हमारे पास एसक्यूएल की। अगर यहां तो मैंने डायरेक्टली किया है एसक्यूएल पे ही, डेटाबेस पे ही, इसका मतलब सिर्फ वो जगह देगा, स्टोरेज देगा। लेकिन मैंने अगर स्टोरेज भी लेनी है और साथ में मैं चाहता हूं उसकी सर्विसेज भी मेरे पास नहीं है, तो वो मुझे एसक्यूएल सर्वर भी दे रहा है कि आप एसक्यूएल सर्वर भी ले लें। सर्वर जिसका फायदा हम, अगर मैं आपको ही कहता हूं, आप तमाम यूजर अपने अपने नाम से लॉगिन हुआ करेंगे उस पेज पे जिस पे आपने काम करना है। गूगल ड्राइव का आपको आइडिया, वन ड्राइव का आइडिया, हर कोई अपने नाम से लॉगिन होता है। वो नेम ऑथेंटिकेशन कहां से बनती है, सर्वर्स बनाते हैं, तो सर्वर से बनेगी और जिस यूजर को जितनी एक्सेस होगी वो उतना ही उसके अंदर काम कर सकेगा। तो जब मुझे एक पोर्टल मिला, जैसे एक लिंक मिला, आपको मिलता है कोई आपसे टास्क करवाना है, तो आपको कहा आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दें, आपको शेयर कर दिया गूगल फॉर्म। अब आपने गूगल फॉर्म के ऊपर आना है। जब आप गूगल फॉर्म के ऊपर आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको गूगल फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन सारी सेव कर दी और वो मेरे पास आके मेरी किसी ड्राइव में सेव हो गई है, मेरे इसकी गूगल की जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, उसमें सेव हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि वो तो थर्ड पार्टी है, गूगल पता नहीं क्या करे मेरी डेटाबेस के साथ, कब तक रखे कब तक ना रखे, फिक्स करना है, तो मैं कहां पे ले आता हूं उसको,
एसक्यूएल के ऊपर, जिसके फ्रंट एंड पे कौन सी एप्लीकेशन चलती है माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो आपका पोर्टल बनाती है जिसपे आप डेटा रखते हैं और वो डेटा रखने के लिए कहां पहुंचा देते हैं, एसक्यूएल में। तो अपने पास लगाने के बजाय कहां रख दें, इसके ऊपर। सेम इसकी तरह आप मीडिया सर्विसेज, मीडिया सर्विसेज को आप कह सकते हैं कि ये आपका बेसिकली एक ऐसा चैनल है जहां पे आप YouTube की एग्जांपल लेंगे कि डेटा YouTube पे रखते हैं अपनी वीडियो, और वो वीडियो किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक बनाते हैं। लेकिन YouTube के ऊपर काफी सारे कॉपीराइट और ऐसी वजह से हम वहां पे डेटा अगर रखते भी हैं तो डेटा की गारंटी नहीं है। मैं प्लान करता हूं, मैंने आपके लिए ये सारी जितनी भी एक सेशन की ट्रेनिंग की वीडियो बनाई है सारों के लिए अवेलेबल कर दूं, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज करती हैं कि सबको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं कि आप आए बैठे और देखें। अब वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी अगर यूट्यूब पे डाल दे तो यूट्यूब तो कभी भी बंद कर सकती है, तो वो क्या करते हैं अपने प्राइवेट चैनल बना लेते हैं, डेटा सारा अपने किसी सर्वर पे रख लेते हैं, और उस सर्वर से किसी मीडिया सर्वर के थ्रू, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर भी हम बना सकते हैं, उस पर भी बनता है। आप एक पब्लिक आईपी ले लाइव, अपना मीडिया सर्वर लगाएं और उसके ऊपर अपना चैनल बना के अपनी वीडियोस रख दें, आपकी अपनी है, कोई रोक ही नहीं सकता। यूट्यूब का कंसर्न ही नहीं है कि वो आपकी तरफ आए रोके, लेकिन उसमें आपका वो चक्कर नहीं है कि लाइक्स कितने हैं, सब्सक्राइब्स कितने हैं, वो सिर्फ ये है कि आपने किसी को एक्सेस दे दिया फॉर द लर्निंग पर्पज और ऑफिशियल पर्पज। तो यहां भी आपका यही पर्पज है कि आप वीडियोस देना चाह रहे हैं, आप सिंपल मीडिया अकाउंट बनाते हैं। ये जो मीडिया अकाउंट बनाया जाता है, इस मीडिया अकाउंट के अंदर आपका एक स्टोरेज अकाउंट लाजमी चाहिए होता है जहां डेटा रखा जाता है। स्टोरेज अकाउंट बैकएंड पे जो हमें चाहिए उसकी भी हमारे पास एक बहुत अच्छी, ये देखें मीडिया अकाउंट सर्विसेज क्या चाहिए उसको, एक स्टोर जहां पे उसने डेटा रखना है। ये पूछ रहा है स्टोरेज अकाउंट कौन सा यूज करना है आपने, तो स्टोरेज अकाउंट हम यहां से बनाते हैं। सेम जैसे हम इस पे आए मीडिया सर्विसेज पे, ये आ रहा है स्टोरेज अकाउंट, 500 टेराबाइट स्पेस मिलती है क्लाउड की, 500 टेराबाइट। क्या आप मीडिया अकाउंट के ऊपर जो वीडियो रखेंगे वो बैकएंड पे कहां जानी है, किसी स्पेस पे। अब ये तो होगी मीडिया की अपनी डेटाबेस स्टोरेज। आप इस स्टोरेज को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि अपना फोल्डर फाइल कोई भी इस पे रखें। अब मीडिया की वीडियो भी यहाँ पे आएगी, आपका फोल्डर भी यहाँ पे जाएगा, मिक्स नहीं होंगे, लदा लदा रहेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि आप वही वीडियो यहाँ स्टोरेज अकाउंट पे डायरेक्ट रख दें, अगर स्टोरेज अकाउंट पे रखेंगे प्ले नहीं होगी, यूजर को डाउनलोड करनी पड़ेगी। और मीडिया अकाउंट से क्या होगी, लाइव ही प्ले हो जाएगी, ब्राउजर के ऊपर ही प्ले हो जाएगी। उसको डाउनलोड करने की एक्सेस देंगे तो करेगा, नहीं तो उसे एक्सेस नहीं होगी, वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा, बस वो लाइव देखेगा, देखने के बाद बंद कर देगा। तो वो ब्राउजर के अंदर स्ट्रीमिंग करेगा। उसके अंदर बाकी रखा गया डेटा, अगर तो कोई आपकी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है तो ऑनलाइन एक्सेस दी हुई है साथ, तो वो काम करेगा उस पर। अगर वो नहीं है ऐसी तो फिर उसे मस्ट पहले क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड ही करना पड़ेगा। वो डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर काम कर सकते हैं, डाउनलोड के बगैर उसमें कोई काम नहीं है। सर जैसे आपने बताया कि एक पब्लिक आईपी अपना नहीं और आप बना सकते हैं अपना, तो सिस्टम ऑन हो गारंटी हमारा पीसी एंड सो ऑन बताया था। ये 250 प्लस सर्विसेज योर की, वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज, योर कंपनी रिक्वायरमेंट्स, आपको जो चीज चाहिए आप इसके ऊपर जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। बिलिंग का हमने लास्ट में बात कर ली थी, क्या साइकिल है, कैसे पता चलता है, इनवॉइस कैसे जनरेट होती है, बिल कैसे पे करते हैं, बिल कार्ड ऐड कैसे करते हैं, वो पेमेंट मेथड के अंदर जाके जो बताया था। जी बिल्कुल, वो भी यही मैं जो स्टोरेज अकाउंट बता रहा हूँ इसी पे ही आपको स्टोरेज के अंदर ही सारा कुछ मिलता है। वो आगे फिर टाइप्स आ जाती हैं कि आप स्टोरेज कौन सी यूज करना चाहते हैं। तो दो चीजें ज़हन में रखी जाती हैं, एक है कि डेटा जैसे मेरे पास वैसे कॉपी होकर चला जाए, तो मेरे पास 50 GB वहां भी 50 GB है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा सिनेरियो रखूं मेरे पास 50 है, वहां जाके 5 GB ही स्टोर करे, स्पेस 5 GB ले, लेकिन डाटा सारा ही पड़ा रहे। तो जो ब्लॉब है बेसिकली ये कहलाता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा, कि ये आपके डेटा को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रख लेता है, जिसमें आपको नजर पूरा डेटा आता है लेकिन वहां पे बड़ा श्रिंक फॉर्मेट के अंदर।
तो वो सारी इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर की बातें हैं, इसके अंदर वो काम इस तरह से करते हैं। वो सिर्फ क्रिएशन के वक्त हम टाइम चेंज करते हैं कि क्या होगी, साइड चेंज करते हैं क्या होगी, एक्सेस चेंज करते हैं क्या होगी, बस ये 3-4 चीजें चेंज करते हैं, सब कुछ हमारा हो जाता है। ले जी इंशाल्लाह ये हमारा सफर जो है वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। ताल्लुक नहीं, सिनेरियोज नहीं, बस ये सिर्फ इस क्लास का सेशन कि हम यहाँ पे एंड करते हैं। न्यू क्लासेस मैंने बताया था फ्री बस कर दी हैं, अब सिर्फ पेड होंगी। एज्योर का नो मोर फ्री क्लासेस। एज्योर अब 18,000 रुपए में स्टार्ट किया जाएगा, जो भी सेशन अब अगला स्टार्ट होगा। तो फिर ये होगा कि आप एज्योर पढ़ाएंगे तो साथ CCNA फ्री मिल जाया करेगा आपको। जी कॉर्बेट में ही, और मैं चांद पे जाके पढ़ाऊंगा तो सोने, इधर ही। वट आप में से जो दोबारा एग्जाम के लिए करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप टेक्स्ट पे, कॉल पे नहीं, व्हाट्सएप टेक्स्ट पे मुझे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। मैं आपको प्लान बता के कि ये उसकी एग्जाम फी है और ये हो जाएगा। और जी मैंने बताया था एग्जाम 8,000 में होगा, अब अगर अब आप पैकेज कराते हैं तो 8,000 होगा। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। और किसी भी वक्त आपके लिए, आपको पता ही है कॉर्बेट का ताल्लुक आपके साथ सिर्फ इस एक सेशन का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दाएं बाएं आगे पीछे भी आप किसी भी वक्त किसी भी मामले में कंसल्ट करनी हो कोई चीज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, वेलकम जी, वेलकम।